हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिहार एपीओ का पेपर डिस्कस करूंगी। ये बिहार एपीओ 2021 7 फ़रवरी को जो 2-3 दिन पहले ये पेपर हुआ था वो वाला पेपर है, सेट है डी। तो मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, ऑप्शंस रेट नहीं करूंगी टाइम सेविंग के लिए, और आपको आंसर बताऊंगी। आप इसे एज ए आंसर की भी ट्रीट कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी जहाँ नीडेड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेंट जो ये JF स्टीफन्स हैं, इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किया है। और लॉर्ड मैकॉले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्होंने IPC ड्राफ्ट किया है। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्ट। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अब इसमें ऑल द अबव आंसर है। तो ऑप्शंस रीड करती हूँ मैं आपके लिए। ये बोलता है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। ये एक फैक्ट है। दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या कुछ देखा, वो भी एक फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, एक व्यक्ति ने कुछ कहा, तो ये भी फैक्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, in a trial for the murder of B by A, which of these facts is not relevant। 4 फैक्ट्स दे रखे हैं, इसमें से क्या रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मेरे हिसाब से होगा वो ये C होगा कि A हैड बोरोड 50,000 फ्रॉम B। ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस देखें तो जो पहला ऑप्शन है ये कहता है कि A मर्डर के बाद एब्सकॉन्ड कर गया था, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट बताता है, सेक्शन 8 में आएगा और ये रेलेवेंट होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये कहता है A एंड B वर सीन टुगेदर बिफोर मर्डर। तो यहाँ पे भी एक हम बोले कि वो कि साथ में देखे गए थे, इसको लास्ट सीन थ्योरी से रिलेट करें तो ये भी रेलिवेंट होगा। और ये डी ऑप्शन LA / सेक्शन 11 की बात करता है, तो ये भी रेलिवेंट होगा। तो मेरे हिसाब से ये इनकम्प्लीट ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, मतलब नॉट रेलिवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एविडेंस एक्ट कितने पार्ट्स और कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो 3 पार्ट्स 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पूछा गया है इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको 74 में मिलेगा और वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा, या कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट जिसकी सर्टिफाइड कॉपी रखी गई है तो उसे भी हम पब्लिक डॉक्यूमेंट करेंगे ट्रीट। और फिर 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात करता है और वो ये कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पे जो पहला है ये ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फिक्सिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर है तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। तीसरा जो है वो बोलता है कि एक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट कलेक्टर के द्वारा बनाई गई है, तो ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगी। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट सूट में पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सर्च वारंट की बात करता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में मेरे को ऐसा एक और क्वेश्चन देखने को मिला जहाँ पे बात अरेस्ट वारंट की थी और अरेस्ट वारंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्च वारंट है। अब यहाँ पे ऑड वन आउट करना है तो बाकी 3 मेरे हिसाब से पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस लॉ से सवाल है। ये पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट अ टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन इज एडमिसिबल एज रेस जस्टे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टेप रिकॉर्डेड जो कॉन्वर्सेशन है वो रेस जस्टे के जैसे एडमिसिबल होगी, ये कौन से केस में कहा गया था। तो ये कहा गया था यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। रेस जस्टे आपको पता होगा, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, सेक्शन नंबर 6 से डील करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट केसेस ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शन यहाँ पे आंसर यहाँ पे बी सही है, ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये जो केस है काथी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ सिग्नेचर एंड सिग्नेचर कैसे ऑब्टेन, क्या किसी की मर्जी के अगेंस्ट आप सिग्नेचर उससे फोर्सफुली ले सकते हो, क्या वो एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ माना जाएगा, इस सब से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कहता है स्टेटमेंट्स मेड बाय एन एजेंट टू एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स आर एडमिसिबल। तो अगर कोई पार्टी या उसके एजेंट
के द्वारा बनाया गया जो एडमिशन है वो एडमिसिबल होगा, बिल्कुल होगा। सेक्शन नंबर 18 ये बात करता है और इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखोगे, पढ़ोगे इसको, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है ये शब्द इम्प्लाइडली का। और सेक्शन नंबर 18 में दोनों बातें की गई हैं कि जो एडमिशन है अगर वो एक्सप्रेसली किया गया है, अगर और ये इम्प्लाइडली किया गया है तो दोनों रेलिवेंट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट अ कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस और at any rate substantially all the facts which constitute the offense। तो यहाँ पे केस लॉ से रिलेटेड सवाल है और यहाँ पे कन्फेशन की बात की गई है। अब कन्फेशन जो है उससे रिलेटेड कुछ ही इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, और अगर आपको ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं इनके बारे में नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस कन्फेशन से रिलेट करता है तो आप तब भी इसको कर सकते थे। अब अगर मैं बाकी की बात करूं तो ये जो केस है मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपका 303 आईपीसी से रिलेट करता है। इस पर्टिकुलर केस में 303 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, तो ये उससे रिलेट करता है और यहाँ पे आंसर होगा पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है, अब ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे को ये क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं थोड़े से इनकम्प्लीट, थोड़े से गलत लग रहे हैं, बट आंसर सॉल्व करने के लिए ओके आप कर सकते थे और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन स्ट्रक डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अबाउट 14 days ago I, K and people of my party lay in wait for S and others at about sunset time at the corner of Pulipat tank. We all beat S and H to death. The remaining person F, K and N ran away. D, who was in our party, received blows on his hands. He had a spear in his hand. He gave it to me. Then I hid it and my stick in the rick of V in the village. I will show you if you come. We did all this at the investigation of K. From the above passage, which of the following is admissible under section 27 of Indian Evidence Act? तो अगर आपने section 27 of Indian Evidence Act पढ़ा है तो just give me a moment, तो आपको पता होगा कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि कोई भी अक्यूज्ड अगर कस्टडी ऑफ पुलिस में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट करता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी होती है, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जितना डिस्कवरी से रिलेटेड है रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना कि भाई उसने उसको स्पेयर दिया और उसने वो स्पेयर हिड कर दिया, ये वाला जो है ये डिस्कवरी से रिलेट कर रहा है, तो और कस्टडी ऑफ पुलिस भी है, तो ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में मतलब पूरा वही स्टेटमेंट छाप दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कहता है द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिम। कौन से मैक्सिम में बेस्ड है, तो भाई सबको पता होगा नेमो मोरिटोरस प्रेजेम्प्टोर मैंट्रे। तो ये प्रोनाउंसिएशन लैटिन वर्ड है तो गलत होगा, बट ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड था। तो मैं अगर अभी तक के पेपर की बात करूँ, मैंने 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं था, कट ऑफ हाई जाएगी इन दैट केस। जीके का पेपर मैंने अभी तक नहीं देखा है तो वो मेरे को एनालाइज करना है, और बाकी क्वेश्चन मिले जुले हैं, मोस्टली सेक्शन बेस्ड अभी तक तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। आपको अगर आपने अच्छे से बेसिक्स पढ़ रखे हैं तभी आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और केस लॉ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट कोई रीसेंट केस लॉ अभी तक मेरे को नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट बाकी पेपर में भी कोई रीसेंट केस लॉ नहीं है, और क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो हमेशा रिपीट किए जाते हैं। नॉर्मल लेवल मानूंगी मैं इस पेपर का। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, असर्शन है और रीजनिंग है। असर्शन में क्या है कि द फाइंडिंग ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट आर इनएडमिसिबल इन अ सिविल सूट। तो ये बात तो सही है
कि क्रिमिनल कोड की फाइंडिंग सिविल सूट में इनएडमिसिबल होती हैं। अब इसका रीज़न दिया गया है कि एक्विटल और कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू इन अ सब्सिक्वेंट सिविल लिटिगेशन except for limited purpose of showing that there was a trial of resulting in acquittal और conviction as the case may be। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि acquittal या conviction क्रिमिनल केस में अगर होता है तो उसकी कोई और एविडेंशियरी वैल्यू सिविल लिटिगेशन में नहीं होती है, एक्सेप्ट कि केस हुआ था और ट्रायल चली थी। इस चीज़ को अगर छोड़ दें तो कोई और एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन सही हैं और लाइक आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशंस आर डेल्ट विथ बाय सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर कोई एडमिशन कर लिया गया है किसी फैक्ट का किसी पार्टी या उसके एजेंट के द्वारा तो उसको फैक्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑल द अबव होगा, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन प्लीडिंग की भी बात की गई है, एडमिशन विच कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम प्लीडिंग्स की भी बात की गई है और एडमिशंस बाय पार्टीज और एजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग की भी बात की गई है। ठीक है, तो आंसर ऑल द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका कहता है कि अ ज़ेरॉक्स फ़ोटोकॉपी, तो ज़ेरॉक्स तो कंपनी का नाम है, मतलब अ फ़ोटोकॉपी इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल इज़। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, फ़ोटोकॉपी दी है, तो क्या वो एडमिसिबल होगी एविडेंस में, क्या एडमिसिबल नहीं होगी एविडेंस में, क्या वो डिपेंड करेगा और नन ऑफ द अबव। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, इट डिपेंड्स। अब क्यों होना चाहिए, रीजनिंग ये है कि फ़ोटोकॉपी जनरली तो एडमिसिबल नहीं होती है, क्योंकि आपसे कहा जाता है कि आप प्राइमरी एविडेंस दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सेक्शन 65 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये बता देते हैं कि जो ओरिजिनल है वो लॉस्ट हो चुका है, वो नहीं मिल रहा है, ये आप प्रूव कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ोटोकॉपी भी देने को अलाउ किया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स कि फ़ोटोकॉपी एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल में एडमिसिबल होगी कि नहीं। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स वेट फॉर द आंसर कीज टू कम, क्या वो आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग कैन कंपेयर द डिस्प्यूटेड राइटिंग विद द एडमिटेड राइटिंग ऑफ द पार्टी। तो डिस्प्यूटेड राइटिंग को एडमिटेड राइटिंग से कौन कंपेयर कर सकता है, क्या कोर्ट कंपेयर कर सकता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कर सकता है, क्या या कोई और व्यक्ति कर सकता है। तो 73 सेक्शन कोर्ट की बात करता है कि वो कंपेयर कर सकता है, सेक्शन 45 एक्सपर्ट की बात करता है वो कंपेयर कर सकता है, और सेक्शन 47 जो है वो किसी और व्यक्ति की बात करता है जो कि एक्वेंटेड होता है उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग से। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर 1000 और 1500, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे ए ने अग्री किया लिखित में कि वो अपना हॉर्स बी को बेचेगा या तो 1000 रुपये में या तो 1500 रुपये में। तो ये आपकी पेटेंट एम्बिग्विटी है, ठीक है, और ये आपकी कवर होगी सेक्शन नंबर 93 से, ओके। और ऐसा एविडेंस, क्योंकि यहाँ पे पेटेंट एम्बिग्विटी आ रही है, तो यहाँ पे ऐसा एविडेंस नहीं दिया जा सकता टू शो द प्राइस। तो आंसर बी करेक्ट होगा। ये आपको इलस्ट्रेशन में भी देखने को मिल जाएगा सेक्शन नंबर 93 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अनलेस नॉन एक्सेस इज प्रूव्ड द प्रिजम्पशन एज टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन इज। तो ये जो है ये सेक्शन 112 से लिया गया है। सेक्शन 112 आप सबको पता होगा, लेजिटिमिटी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, और उसमें एक कंडीशन है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अगर 280 दिनों के अंदर चाइल्ड हुआ है तो ये माना जाएगा कि वो जो चाइल्ड है वो उसी मेल पर्सन का है जिसके साथ वो, मतलब जो उसका हस्बैंड था मदर का। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के 280 दिनों के भीतर अगर चाइल्ड हुआ है तो। और एक एक्सेप्शन है कि अगर
जो हस्बैंड है वो ये प्रूव कर दे कि एक्सेस था ही नहीं, तो उस केस में ये जो प्रिजम्पशन है उसे रिबट किया जा सकता है। अब नॉन एक्सेस का मतलब कि वो ये बताए कि भाई मैं तो अब्रॉड था, ठीक है, तो मैं आ ही नहीं सकता था, तो उस केस में ये प्रिजम्पशन रिबट किया जा सकता है, अदरवाइज ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है। अब जो सेक्शन नंबर 112 है, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पढ़ा जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग पे, और केस का नाम है नंदलाल वासुदेव बड़बाइक वर्सेस लता वासुदेव बड़बाइक, 2014 का केस है, इसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एन अकम्पलिश इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज corroborated in material particulars. This is presumption contained in dash of the Indian Evidence Act. तो यहाँ पे अकम्पलिश की टेस्टिमनी की बात की गई है, और अकम्पलिश से जो दो सेक्शंस रिलेट करते हैं, वो पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 133, और सेक्शन नंबर 133 के साथ हमेशा पढ़ा जाता है इलिस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन नंबर 114 बी, मतलब 114 का इलिस्ट्रेशन नंबर बी, तो यहाँ पे ये सही होगा। एक सवाल और आता है इससे ही मिलता जुलता, वो ये है कि क्या अनकोरॉबरेटेड टेस्टिमनी अकम्पलिश की वर्थ होती है? क्या कन्विक्शन अगर सिर्फ अनकोरॉबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्पलिश पे बेस्ड है तो वो क्या कन्विक्शन लीगल होगा? तो हाँ, वो लीगल होगा। बाकी इसके साथ मेंस का आंसर बनता है, और काफ़ी और भी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सेक्शन नंबर 133 के साथ सेक्शन नंबर 114 का इलस्ट्रेशन बी का कोरिलेशन अच्छे से समझा सकती हूँ और आपको मेरे से समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये समझाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The lands afterwards becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. Which of the following is correct? अब क्वेश्चन समझिए क्या कहना चाह रहा है कि A जो व्यक्ति है वो B को ये बिलीव करवाता है कि जो लैंड है वो उसी की है, और इंड्यूस करता है बी को कि वो उसे पे करे और वो लैंड को ख़रीद ले, और आफ्टरवर्ड्स जो है वो जो ए है वो उस सेल को सेटिसाइड करता है ये कह के कि जिस वक्त पे मैंने सेल की थी उस वक्त पे तो मेरा टाइटल था ही नहीं, तो क्या ऐसी सेल में क्या होगा? तो क्या उसको बाद में अलाउ किया जाएगा कि वो अपना टाइटल प्रूव करे? क्या बाद में नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो अपना टाइटल प्रूव करे? तो यहाँ पे आंसर नंबर बी सही होगा, उसको बाद में अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपना टाइटल प्रूव करे, और ये एस्टॉपल का जो कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, उससे रिलेट करता है। और एस्टॉपल आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 115, और इसके साथ सेक्शन नंबर 116 एंड 17 भी पढ़ते हैं हम। और यहाँ पे एक पिकार्ड वर्सेस शेयर का केस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एस्टॉपल की बात करें तो डिक्लेरेशन से, एक्ट से, ओमिशन से, किसी से भी एस्टॉपल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट? तो ऑप्शंस आर in all civil proceedings the parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness. In criminal proceedings against any person the husband or wife of the person respectively shall be competent witness. तो husband और wife और husband मतलब एक दूसरे के लिए स्पाउस, सिविल हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, दोनों में कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं, और ये बात आपको देखने को मिलेगी सेक्शन नंबर 120 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दीपक अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सप्लाइंग आर्म्स इन्फॉर्म्स हिज लॉयर श्वेता दैट ही हैड कमिटेड द ऑफेंस एंड विशेज हर टू डिफेंड हिम इन दीज सर्कमस्टांसेस। कहानी यह है कि दीपक ने कोई आर्म सप्लाई करने का ऑफेंस किया, उसके बाद उसने अपनी लॉयर श्वेता को ये बात इन्फॉर्म की और कहा कि तुम मेरे को बचा लो, मतलब वो उसको एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया। तो वहाँ पे जो इन दोनों की कम्युनिकेशन हुई है, कॉन्वर्सेशन हुई है
क्या वो डिस्क्लोज़र से प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ये बात पूछी गई है। तो अगर आपने सेक्शन नंबर 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कॉन्वर्जेसन बिटवीन एडवोकेट, अटॉर्नी, बैरिस्टर या और उसके क्लाइंट के बीच में प्रोटेक्टेड होता है और वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन माना जाता है और उसका डिस्क्लोज़र प्रोटेक्टेड है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट। A person summoned to produce a document does not become a witness by mere the fact that he produced it. A person cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness. दोनों बातें सही हैं। सेक्शन नंबर 139 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डायरेक्टली इस बात की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे सम्मन किया गया है कि वो प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट्स को, तो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट महज से वो विटनेस नहीं बन जाता और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो एज अ विटनेस प्रोड्यूस ना किया गया हो। तो ये सेक्शन नंबर 139 बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 सेक्शन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक करूँगी और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a witness may be cross examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question। तो एक जो विटनेस है उसे जब क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो क्या उसके जो पहले स्टेटमेंट उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बनाए थे, क्या जो उसने रिड्यूस या तो उसने खुद लिख दिए थे या किसी और व्यक्ति ने उसे रिड्यूस इनटू राइटिंग किया था, क्या उसे दिखाया जाएगा उसके पहले या नहीं दिखाया जाएगा। तो सेक्शन नंबर आपको 145 जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करता है वो एक्सप्लिसिटली ये बात कहता है कि विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम, उसको ये राइटिंग नहीं दिखा जाएगी जब उसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कौन से प्रीवियस स्टेटमेंट की बात कर रही हैं मैडम, तो ये हो सकते हैं कि 161 के स्टेटमेंट हों, ठीक है, और भी जो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किए जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये बात करता है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना ये पुराने ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन ये है कि इन द प्रोसिक्यूशन फॉर रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू पुट क्वेश्चंस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स as to her general immoral character. This proviso is added in section 146 of the Indian Evidence Act by the amendment of। तो क्वेश्चन बोलता है कि सेक्शन नंबर 146 में किस अमेंडमेंट से, कौन से साल की अमेंडमेंट से ये प्रोवाइजो ऐड किया गया है, ठीक है। तो पहले ये प्रोवाइजो ऐड किया गया था 2002 की अमेंडमेंट से, तो इसका आंसर जो होगा वो 2002 ही होगा। लेकिन सब्सिक्वेंटली आपको पता ही होगा कि 2013 और 2018 में अमेंडमेंट हो चुकी है, तो 2013 में फिर इस प्रोवाइजो को चेंज कर दिया गया और 2018 में फिर से इसको चेंज कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए 2002 आंसर करेक्ट है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब अगर पूछना था उनको तो उनको रीसेंट अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहिए था। तो एज ऑफ नाउ 2002 इज़ करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिम फॉल्सिस इन ऊनो फॉल्सिस इन ओमनीबस मीन्स। फॉल्सिस इन ऊनो फॉल्सिस इन ओमनीबस का मतलब ये होता है कि फॉल्स इन वन थिंग leads to false in everything। तो इसका आंसर होगा if a thing is false in respect of one it must be taken to false in respect of all। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन लॉ जो है यहाँ पे मान्य नहीं है। हम ये नहीं मान के चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने फॉल्स एक रिस्पेक्ट में किया है तो उसने सारे रिस्पेक्ट में फॉल्स किया है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला कि मान्य नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती, बट ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस से बाहर चली जाती हैं और उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन वैलिड है, मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, पढ़ाया भी जाता है लॉ स्कूल्स में। इसका मीनिंग पूछना सही था, बट इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पुलिस इफेक्टेड द रिकवरी अंडर सेक्शन 27 of
द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बिफोर रिकॉर्डिंग द फॉर्मल अरेस्ट ऑफ द अक्यूज द रिकवरी इज। तो सेक्शन 27 पे एक और क्वेश्चन इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी पेपर में आया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 27 जो है ये आपका रिकवरी स्टेटमेंट से बात करता है, डिस्कवरी से बात करता है, और ऐसी डिस्कवरी जो कि लाइक ड्यूरिंग कस्टडी हो, ठीक है, ड्यूरिंग कस्टडी। अब ड्यूरिंग कस्टडी इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मल अरेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई अगर रिकवरी हुई है सेक्शन 27 के तहत बिफोर रिकॉर्डिंग द फॉर्मल अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है, अभी उसका फॉर्मल अरेस्ट नहीं हुआ लेकिन वो ड्यूरिंग कस्टडी है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी रिकवरी लीगल मानी जाएगी, क्योंकि देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट 1959 के केस में ये बात अलग से कही गई थी कि फॉर्मल अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है ड्यूरिंग कस्टडी। कस्टडी इम्पॉर्टेंट है, कस्टडी हो सकता है कि वो इमीडिएट कस्टडी में ना हो, लेकिन अक्यूज्ड ब्रॉडली पुलिस की कस्टडी में हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है where one or more offenses are found to be cognizable and several other offenses are non-cognizable, then can the police allow bail to the accused। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई दो ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल है और बाकी दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, या सेवरल ऑफेंसेस इसमें से एक कॉग्निजेबल है और बाकी 3-4 ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं, तो उस केस में क्या पुलिस जो है वो बेल दे सकती है अक्यूज को? तो बेल रिफ्यूज कर दी जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल माना जाएगा। अब ये बात कहाँ दी रखी है कि अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस एक व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं जिनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है और बाकी नॉन कॉग्निजेबल है, तो बाकी सारे ऑफेंसेस को क्यूमुलेटिवली कॉग्निजेबल माना जाएगा। ये बात आपको सेक्शन 155 के सबसेक्शन 4 सीआरपीसी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 कहता है in case of one or more offences to be tried by the magistrate falls in the category of sessions trial, which court will try the case। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द केस ऑफ वन और मोर ऑफेंस, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑफेंस हैं और ये मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किए गए हैं और ये कैटेगरी ऑफ सेशंस ट्रायल में आते हैं, तो उस केस में कौन ट्राई करेगा? तो यहाँ पे सेशंस कोर्ट ट्राई करेगा और ये आपको सेक्शन नंबर 223 के प्रोवाइजो में बात देखने को मिलेगी सीआरपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंड कंकरेंट सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत बड़े हैं, मैं ऑप्शंस रीड नहीं करती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सेक्शन नंबर 31 जो है सीआरपीसी का, ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया गया है, सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस के लिए उसको 1 साल की सज़ा दी गई है और दूसरे ऑफेंस के लिए उसको 3 साल की सज़ा दी गई है, तो सेक्शन 31 कहता है कि जनरली जो होगा वो जो इनकी पनिशमेंट चलेगी वो कंसेक्यूटिवली चलेगी, ठीक है, मतलब एक के बाद एक चलेगी। लेकिन अगर आपको कंकरेंटली चलाना है, मतलब साइमल्टेनियसली चलाना है, एक के साथ एक चलाना है, तो आपको जजमेंट में ये बात अलग से लिखनी होगी, मतलब जज को ये बात लिखनी होगी और अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफाई कर देगा तो जो ऑफेंसेस हैं वो कंकरेंटली चलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि बड़े ऑफेंस के छोटा ऑफेंस बड़े ऑफेंस के साथ मर्ज हो जाएगा। इन टोटल मेरे एग्जाम्पल में उस व्यक्ति को 3 साल के लिए ही जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द समन्स प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कवर ऑफेंस पनिशेबल विद, तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। अब ये डायरेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको पता होगा कि वारंट केस, समन केस,
सीआरपीसी में डिफाइंड है, आपको वारंट केस 2x में डिफाइंड है, और वहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा केस जो कि पनिशेबल विद डेथ, लाइफ या 2 साल से ज़्यादा का हो उसे हम वारंट केस कहेंगे। और 2 आई थिंक W में समन केस है, वहाँ पे कहा गया है कि जो वारंट केस नहीं होंगे उन्हें हम समन केस मानेंगे। तो समन केस में क्या होगा, वो वाले ऑफेंसेस अट्रैक्ट होंगे जिनकी पनिशमेंट 2 सालों से कम की हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एन अक्यूज्ड कैन बी डिस्चार्ज इफ द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश प्रोवाइडेड द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस इज 2 years। तो सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी का भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सबसेक्शन 2A का 2 ये बात करता है। वहाँ पे 2 लिमिट्स दे रखी है, एक है 90 डेज और एक है 60 डेज। अब किस चीज़ की लिमिट्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन या तो 90 डेज में या 60 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 90 डेज कब, जबकि ऑफेंस ऐसा हो जिसकी जो पनिशमेंट हो वो 2 सालों से ज़्यादा हो, मतलब डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 सालों से ज़्यादा हो, और 10 सालों से ज़्यादा हो। और just let me check am I correct or not. Let me read for you the provision. ओके यहाँ पे कहता है 90 days where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of नॉट लेस देन 10 years। ठीक है, तो अगर नॉट लेस देन 10 years और उससे ज़्यादा है, मतलब लाइफ या डेथ है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो 90 दिनों में कंप्लीट करनी है, और अगर 10 सालों से कम है तो 60 दिनों में कंप्लीट करनी है। सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि भाई ऑफेंस जो है वो 2 सालों से पनिशेबल है, तो उसमें कितने दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी, 60 डेज में। तो यहाँ पे 60 डेज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीजन अगेंस्ट इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज बैंड अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो ये तो क्वेश्चन स्क्रैप होगा क्योंकि ऑप्शंस ही इनकरेक्ट हैं। रिवीजन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 30 में मिलेगा, जहाँ पे आपको रेफरेंस और रिवीजन की बात की गई है, और वो आपका 395 से लेके 405 तक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये 395 से 405 तक कवर ही नहीं होते, और ये पर्टिकुलर जो बात है ये आपको देखने को मिलेगी सेक्शन नंबर 397 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 397 का सबसेक्शन 2 ये बात कहता है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन अपील नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एन ऑफेंडर कैन प्लीड गिल्टी एंड पे फाइन विद द हेल्प ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट अंडर द प्रोविजन। तो कौन से प्रोविजन में जो ऑफेंडर है वो गिल्टी प्लीड कर सकता है, और कौन सा प्रोविजन इस चीज़ की बात करता है। तो सेक्शन नंबर 253 में ये कहा गया है कि जो ऑफेंडर है वो फाइन पे करके पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू, मतलब पोस्ट के द्वारा फाइन पे करके गिल्टी प्लीड कर सकता है। तो ये आपको सेक्शन नंबर 253 सीआरपीसी में देखने को मिलेगा। अब सेक्शन नंबर 253 सीआरपीसी चैप्टर 20 में फॉल करता है, और चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट की बात करता है। ठीक है, तो समन केसेस में ही ऐसा हो सकता है कि आप लाइक पोस्ट के द्वारा फाइन दे दें और अपना गिल्ट को प्लीड कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है What changes are effected to ensure a fair trial under the criminal procedure code? तो फेयर ट्रायल की बात की गई है। फेयर ट्रायल से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव रिलेट करता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ये कहता है द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स before a trial court on the plea of transfer of case from that court to some other court is done away under the provision।
तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई कंपल्सरी स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट के सामने ऑन द प्ली ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस दैट द कोर्ट सम अदर डन अवे विद द प्रोविजंस। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कंपल्सरी स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग की बात। तो और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ केस की बात की गई है तो उसके केस में कंपल्सरी स्टॉपेज की जो बात है वो आपको सेक्शन नंबर 407 के सबसेक्शन 6 में देखने को मिलेगी। और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर ये ट्रांसफर्स के आसपास के सेक्शंस भी ट्रांसफ़र से ही रिलेट करते हैं। तो आप इस 4 ऑप्शन में से ऑड वन आउट कर सकते थे। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन कहता है एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज गिवन इन केस ऑफ इंडिजेंट पेरेंट्स। तो लाइक 125 में इंडिजेंट पेरेंट्स का मैटर ऑफ राइट बनता है कि वो एज अ मैटर ऑफ राइट मेंटेनेंस क्लेम करें। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एक्यूजेशन इज कॉल्ड। तो कोई प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्यूजेशन को चार्ज कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ये मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑप्शंस पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम, अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एन ऑफेंडर, अ मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू अरेस्ट एन ऑफेंडर। तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस भी पता है तब भी आप कर सकते थे, अगर आपको यहाँ कहीं कन्फ्यूजन था तो, क्योंकि जो प्राइवेट पर्सन की अरेस्ट की बात आती है वो 43 में आती है और जो मजिस्ट्रेट की आती है वो 44 में आती है। उस हिसाब से सी का 4 होगा। तो सी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन ओमिट इन द रिपोर्ट। तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या चीज़ ओमिट कर सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, सी नहीं होगा, डी होगा। और ये बात आपको सेक्शन 53A में देखने को मिलेगी। ठीक है, 53A के 2 में लिस्ट दे रखी है तो वहाँ पे दे रखा है। देखिए 53A जो है वो बेसिकली जो है आपकी लिस्ट प्रोवाइड करता है उस केसेस में जबकि रेप की बात की गई हो। ठीक है, तो रेप के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, बट लिस्ट वहीं दे रखी है तो हम वहीं से निकालेंगे। और वहाँ पे कहा गया है कि भाई आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्या क्या मेंशन करना होगा। तो उसे जो व्यक्ति अक्यूज़ को लेके आया उसका नाम करना पड़ेगा, जो भी मार्क्स थे अक्यूज़ के ऊपर इंजरी के वो करने होंगे। DNA प्रोफाइलिंग की बात भी अलग से दे रखी है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क की बात नहीं लिखी हुई है। और यहाँ पे ओमिट की बात पूछी थी तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑफ अक्यूज़ को ओमिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है व्हेन अ कोर्ट इशू अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ सस्पेक्टेड पर्सन इट मस्ट एंश्योर। तो जब कोर्ट वारंट इशू करता है तो वो क्या एंश्योर करेगा। तो सारी चीज़ें एंश्योर करेगा, ऑल द अबव करेक्ट आंसर होगा। और द नंबर ऑफ श्योरिटी, द अमाउंट इन विच द श्योरिटीज आर बाउंड, द टाइम एंड डेट एट विच द अक्यूज्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट। ये चैप्टर 6 सेक्शन नंबर 71 में देखने को मिलेगा। वही वारंट केसेस से लाइक रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ सस्पेक्ट कंसीलिंग हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट द कोर्ट कैन इशू। तो कोई सस्पेक्ट है जो अपने आप का अरेस्ट अवॉइड कर रहा है, कंसील कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है। क्या उसके लाइक अगेंस्ट अटैचमेंट का ऑर्डर कर सकता है, क्या प्रोक्लेमेशन कर सकता है, क्या वारंट इशू कर सकता है। तो तीनों चीज़ें कर सकता है। ये आपको सेक्शन 82 ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे प्रोक्लेमेशन की बात है, उसके सब्सिक्वेंट सेक्शंस में अटैचमेंट की भी बात है और वारंट इशू करने की भी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रिसीव्स एन इन्फॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो अगर जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज है उसको एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि उसके एरिया में किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर ली है, तो वो क्या क्या करेगा। तो वो यहाँ पे आंसर मार्क है ऑल द अबव, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी। ओके,
आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, बिकॉज जब आप सेक्शन नंबर 174 पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ यही बात कही गई है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, और उसके बाद बात कही गई है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो मौकाए वारदात पे जाएगा और इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके बाद काफ़ी सारी प्रोविजंस हैं, 175 बीस से डील करता है, 176 बीस से ही डील करता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो इन्फॉर्म करेगा हायर पुलिस ऑफिसर टू प्रोसीड द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा की जानी चाहिए। या आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वेस्ट फाइंड्स द ट्रुथ बिहाइंड सच सुसाइड, नहीं, फाइंड्स द ट्रुथ पुलिस वाले का काम नहीं है ऐसे केसेस में। वहाँ पे जो इंक्वेस्ट करेगा मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो फाइंड द ट्रुथ करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बात करता है द preemptory jurisdiction of the court for inquiry is ordinarily where the offence took place. Is the proposition admissible under section 177 of CRPC? तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आपको अगर सेक्शन नंबर 177 पता होगा तो आप ईजी हो जाएगा आपके लिए ये क्वेश्चन। सेक्शन 177 जो है ये चैप्टर नंबर 13 में फॉल करता है। सेक्शन चैप्टर 13 177 से 183 की 89 तक है, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रेम्प्टरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, इंक्वायरी इज ऑर्डिनरी वहाँ पे होगी जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द प्रपोजिशन इज विद इन द मीन्स एंड स्कोप अनलेस अ कॉन्ट्ररी इज डायरेक्टेड, क्योंकि जब आप सेक्शन नंबर 177 पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिख रखा है कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ पे ऑर्डिनरली जुरिस्डिक्शन होता है। अब ये जो शब्द ऑर्डिनरली है ये बताता है कि हमेशा नहीं, मतलब अनलेस द कॉन्ट्ररी इज डायरेक्टेड। अगर कॉन्ट्ररी कुछ डायरेक्ट किया गया है तो उस केस में कहीं और भी जुरिस्डिक्शन हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरली वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगा जहाँ पे ऑफेंस किया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये बोलता है फॉर ट्रायल ऑफ केसेस ऑफ क्रिमिनल अबेटमेंट विच कोर्ट इज ओनली द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ट्रायल ऑफ क्रिमिनल अबेटमेंट के लिए कौन सी कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होगी? ऑप्शंस आर लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट वेयर द अबेटमेंट वाज कमिटेड, ऑप्शन बी एनी ऑफ द कोर्ट वेयर द अबेटमेंट इंटेंशन वाज अलेज्ड, ऑप्शन सी वेयर द रॉन्गफुल कंसीलमेंट ऑफ द अक्यूज इज शोन। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों जगह जुरिस्डिक्शन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अ वुमन सोल्ड अ माइनर गर्ल टू अ prostitute in P city. Later she was taken to M city where the offence was detected. तो एक वुमेन है, उसने माइनर गर्ल को प्रोस्टिट्यूट को बेचा पी सिटी में और लेटर उस गर्ल को एम सिटी में ले जाया गया। तो कहाँ पे ऑफेंस डिटेक्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे मतलब क्योंकि यहाँ पे 44 से 46 तक आपको ये देखना था कि कहाँ पे ये ऑफेंस ट्राई किया जाएगा, तो आंसर होगा ए, या तो पी में या तो एम सिटी में, जहाँ पे उसे सोल्ड किया गया या जहाँ उसे ले जाया गया। अब सेक्शन नंबर 177, 178 ये सारी इस चीज़ से बात करते हैं कि जहाँ या तो ऑफेंस कमिट हुआ या जहाँ पे ऑफेंस कंटिन्यू हुआ, ठीक है। और अलग से कुछ केसेस की लिस्ट भी है, सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में लाइक कवर होता है, मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, यहाँ पे भी पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है कि कहाँ पे ऑफेंस ट्राई होगा। सिचुएशन क्या है कि एक्स किडनैप्ड वाई फ्रॉम सिटी पी एंड केप्ट वाई एट द सिटी एम एंड वॉज डिटेक्टेड देयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो व्यक्ति है उसने वाई को किडनैप किया पी सिटी में और फिर वाई को रखा एम सिटी में। तो सेक्शन 181 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि भाई जो किडनैपिंग है या अबडक्शन है उसके केस में जहाँ जहाँ भी उस व्यक्ति को लेके जाया गया है वो सारी जगह जुरिस्डिक्शन बनेगा। तो दोनों सिटी
P और M में jurisdiction होगा, ऑप्शन A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी, ठीक है, क्या जुरिस्डिक्शन होगा? ओनली वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, ओनली वेयर द ऑफेंडर रिसाइडेड लास्ट विद हिज फर्स्ट वाइफ। तो दोनों सेक्शन नंबर 182 इसकी बात करता है और ये कहता है कि जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ मतलब कि फिर से शादी की है, या जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ मतलब पुरानी वाली वाइफ के साथ हस्बैंड या स्पाउस के साथ हस्बैंड जहाँ रहा हो लास्ट में, ठीक है, तो वो दोनों जगह जुरिस्डिक्शन होगा। या तीसरी भी एक जुरिस्डिक्शन होती है जहाँ पे जो स्पाउस है वो आज परमानेंटली रह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन मानी जाती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, ये 182 में बात कही गई है, 3 जुरिस्डिक्शन बताई गई हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47, ये कहता है व्हेन 2 और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस, इन सच अ केस विच कोर्ट शैल इंक्वायर इनटू द ऑफेंस, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो उस केस में कौन सा कोर्ट इंक्वायर करेगा? ऑप्शंस आर इफ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट इट विल बी एज पर डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, इफ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट इट विल बी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑफेंस फर्स्ट कमिटेड। तो दोनों सही होंगे। अगर सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं तो वो हाई कोर्ट डायरेक्ट कर देगा कि भाई कौन ट्राई करेगा, और अगर सेम हाई कोर्ट के नहीं है तो वो वाला हाई कोर्ट जहाँ पे फर्स्ट ऑफेंस कमेंस हुआ था वो वाला हाई कोर्ट डायरेक्ट कर देगा कि कौन कॉग्निजेंस लेगा, कौन सा कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। ये बात आपको सेक्शन नंबर 186 में देखने को मिलेगी, सेक्शन नंबर 186 चैप्टर 13 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है व्हेन कैन अ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन इंफॉर्मेशन। तो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है, when information received from any person other than a police officer upon his own assertion both A and B by the direction of the high court। तो सेक्शन नंबर 190 जो है वो कॉग्निजेंस की बात करता है और यहाँ पे 3 टाइप के तरीके से कॉग्निजेंस लेने की बात की गई है। ए जब इंफॉर्मेशन लाइक कंप्लेंट केस हो, कंप्लेंट की गई हो। बी बात करता है जब पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने की पुलिस रिपोर्ट पे, और तीसरा है कि खुद अगर कहीं से ओन उसमें इंफॉर्मेशन मिली हो मजिस्ट्रेट को तो वो तब भी कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्हेन कैन अ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो स्पेसिफिकली एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट से इनका कहना सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से है, क्योंकि अगर आप जब 190 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को अगर कॉग्निजेंस लेना है तो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे स्पेसिफिकली एम्पावर्ड करेगा, बिना उसके स्पेसिफिकली एम्पावर्ड किए वो नहीं ले सकता, मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को अगर स्पेसिफिकली एम्पावर्ड कर दिया गया है CJM के द्वारा तो वो ले सकता है कॉग्निजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जस्ट 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मेरे को यहाँ पे एक बात कंफर्म करनी है सेक्शन नंबर 190 में। ओके, सेक्शन नंबर 190 की मैं लैंग्वेज पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 may take cognizance of any offence upon receiving a complaint, दूसरा upon a police report, तीसरा upon information। The chief judicial magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offence as are within his competence to inquire into or try, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सेशंस कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस committed by or against a public servant as the court of original jurisdiction।
तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एनी केस ऑफ अबिटमेंट, एनी केस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस और एनी केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तीनों केस में। क्वेश्चन को समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें जो सेशंस कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफेंस का बाय और अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट एज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब आपको पता होगा सेशंस कोर्ट जो है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, एक्सेप्ट लाइक 193 सेक्शन कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। ठीक है, और इसके एक्सेप्शन है कि 199 वहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है और 319 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई केस के अबेटमेंट, पब्लिक सर्वेंट ने अबेटमेंट की है तो उसमें कोई अटेम्प्ट किया है, उसमें कॉन्स्पिरेसी की है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, ये कहता है अ कंप्लेंट इज मेड बाय समवन हु इज अग्रीव्ड बाय एन ऑफेंस, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द रूल। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि कंप्लेंट जो है वो ऐसे व्यक्ति ने की है जो कि अग्रीव्ड है ऑफेंस का। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, तो व्हेन द पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, व्हेन द पर्सन इज आइदर एन इडियट और अ लूनेटिक। तीसरा ऑप्शन, व्हेन द हस्बैंड commits the offense of dacoity against the wife, then only by the person related to her by blood, marriage और adoption। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और अगर कोई व्यक्ति 18 साल से छोटा है तो उस केस में अग्रीव्ड व्यक्ति जो है, अब अग्रीव्ड व्यक्ति कौन माना जाएगा, तो अगर आप विक्टिम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और विक्टिम की डेफिनेशन 2WA में है, ठीक है, तो विक्टिम में गार्जियन को और लीगल हेयर्स को इंक्लूड किया गया है, तो कोई भी गार्जियन, कोई भी लीगल हेयर वहाँ पे अग्रीव्ड माना जाएगा और उनको भी अथॉरिटी है कि वो केस को कंप्लेंट कर दें। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेक्शन नंबर 198 की, तो वो प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज की बात करता है और वहाँ पे ये बातें दी भी गई हैं और ये आपका चैप्टर नंबर 20 ऑफ IPC में है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर डी करेक्ट होगा। तो ये तो थे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो कुछ टाइम में अपलोड कर दूँगी। कोशिश करूँगी कि सेम डे में दोनों वीडियोस अपलोड हो ताकि आप कंटिन्यूएशन में देख पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।